होते हैं, क्या यूज है, एंड व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये तो मैंने कल क्लियर कर दिया था कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। मतलब यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंटेशन, यूज ऑफ सेट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो आज हम लोग एक जैसे कल एक चीज और मुझे बतानी है कि कल हमने किसी के साथ ये बताया था कि आप लोग के पास ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप ड्राई लैब वर्क करिए या वेट लैब वर्क करिए। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। शायद आप सबको ये क्लियर नहीं होगा कि ड्राई लैब वर्क और वेट लैब वर्क क्या होता है। पता है क्या आप लोगों को ड्राई लैब और वेट लैब? नो मैम, नो। क्या पंकज जी, आपने क्या बोला? मैडम जानकारी नहीं इस बार। तो क्या होता है ना कि कुछ लोग एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर बेस्ड स्टडी में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ड्राई वेट लैब से हमारा यहाँ पे मतलब होता है कि लेबोरेटरी में जाके अपना डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट रिएजेंट्स, डिफरेंट केमिकल्स के साथ वर्क करना, एनालाइज करना, चीजों को एस्टिमेट करना, डिफरेंट कंपाउंड्स को, वो होता है हमारा वेट लैब वर्क, जो आके फिजिकली प्रेजेंट होके करते हैं, वो है वेट लैब वर्क, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो हम करते हैं। ड्राई लैब वर्क जो होता है, दैट इज द कंप्यूटराइज्ड बेस्ड वर्क। होता है कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स ऐसे डिजाइन किए हैं कि आप मैथमेटिकल, अप्लाइड मैथमेटिकल टूल्स जो है वो यूज कर सके। सपोज अप्लाइड मैथमेटिकल में हमारा स्टैट्स भी आता है, डिफरेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स के भी टूल्स आते हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो हमारे पास या तो प्री एग्जिस्टिंग डेटाज होते हैं उस पर अप्लाई करते हैं, अदरवाइज कि हमारे मतलब कोई फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपना जो है डेटा दिया, उस पर हम वर्क करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे थ्योरेटिकल बेस्ड वर्क करना है या फिर मुझे सिर्फ कंप्यूटराइज्ड बेस्ड वर्क करना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अप्लाई करना है और रिजल्ट निकालना है, वो सारी चीजें हमारे ड्राई लैब में आती हैं, वेट लैब और ड्राई लैब में आती हैं। मीन्स टोटली कंप्यूटर बेस्ड वर्क, दैट इज ड्राई लैब वर्क। तो इसमें कुछ जैसे आप ही लोग हैं, बच्चे हैं, कुछ कुछ तो चाहेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट जाके करें, लैब में करें, फिजिकली प्रेजेंट होके करें। कुछ चाहेंगे नहीं, हम थियोरेटिकल पीएचडी करें, उसमें से हम डेटा जनरेट करें। तो उनके लिए भी बहुत ऑप्शंस रहते हैं, बहुत अच्छा अच्छा वर्क हो रहा है इस चीज को भी लेके। जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, जो ऑलरेडी जनरेटेड इवन पब्लिश डेटा भी होते हैं, जो पब्लिश हो गया वो वर्क हम लोग जनरली अपनी थीसिस में नहीं डालते हैं, हम वो नहीं शो कर सकते। लेकिन क्या होता है कि पब्लिश डेटा हमने किसी का विद द परमिशन लिया, जिसका भी वो काम है, सपोज मेरा ही कोई काम है, मैंने रिसर्च वर्क जाके लैब में करी और उसको पब्लिश कर दिया। अब आप में से कोई जो है चाहेंगे कि मैम का मैं डेटा लूं और उस पे मैं अपने सॉफ्टवेयर एनालिसिस करूं, उस सॉफ्टवेयर से मैं जो है अपने रिजल्ट्स, मेरे रिजल्ट्स को जो है आप सिग्निफाई करें कि जो है नहीं, ये जो मैम ने काम किया है वो सही है। वो हो गया हमारा ड्राई लैब वर्क। तो इसके लिए काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे स्टैट्स का ही होते हैं, स्टैट्स के कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जनरली लोग जो वेट लैब करते हैं वो कुछ डेटा जनरेट करते हैं। सपोज हमने एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रही हूँ, हमने 10 स्टूडेंट्स लिए, उनकी हाइट मेजर करी, उसमें हमने स्टैट्स लगा दिए, एवरेज जो निकालते हैं या एरर निकालते हैं, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें, वो एक सिंपल स्टैट्स अप्लाई कर दी। उसके बाद हमने वेट लैब वाले जो स्टूडेंट है उनको काम दे दिया, उन्होंने वो अपना जो डेटा आया प्लस जो स्टैट्स अप्लाई करी वो अपनी थीसिस में डाल ली। लेकिन क्या है, जो और एडवांस टूल्स आए हैं स्टैट्स के, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, उसके थ्रू आप उसमें कई सारे और प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। कई सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप अपना डेटा, रॉ डेटा जो आया है वो डालेंगे और उसको आप सिग्निफाई करेंगे कि नहीं, इस तरह से भी जो है हम डिफरेंट लॉजिक्स उसमें लगा लगा के, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें डिफरेंट लॉजिक्स लगा लगा के उसको हम प्रूव करते हैं, नहीं जो ये रिजल्ट आया है वो सही है, या फिर ये रिजल्ट इस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे इस पॉइंट पे डेविएट कर रहा है। तो जो लोग मतलब इसमें से थ्योरेटिकल वर्क करना चाहते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप
अपना पहले इंटरेस्ट देखिए, उसके बाद अब देखिए कि आपको किस सॉफ्टवेयर पे या किस टूल पे, स्टैट्स के किस टूल पे काम करना है, या कोई मैथमेटिकल ऐसा टूल है जो आप डेटा में लगाना चाहते हैं। सपोज कल मुझसे किसी ने कहा था वो इकोलॉजी पे वर्क करना चाहता है, ठीक है। मुझे अभी यस याद, मैम, यस मैम, हाँ आप ही ने कहा था पंकज जी। हाँ यस यस मैम। आप जैसे आपके लिए मैं बोलना चाहूंगी, आपने लिया कि पर्टिकुलर एल्टीट्यूड से कोई प्लांट लिया, ठीक है, उसका आपने प्लांट का स्ट्रक्चर की स्टडी करी, मॉर्फोलॉजी स्टडी करी, लीफ स्टडी करी, लीफ कैसा है, फ्लावरिंग कैसी है, इस तरह से आपने डिफरेंट एल्टीट्यूड, मान सपोज आपने 10 एल्टीट्यूड सेलेक्ट किए, टॉप टू बॉटम जहां पे भी, जहां तक आप है वहां तक आपने डिफरेंट अपनी साइट्स, 10 साइट सेलेक्ट करी, एक पर्टिकुलर प्लांट पे आपने काम शुरू किया, वो प्लांट उस डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे मिलना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उसकी ये है, उस प्लांट में फर्स्ट एल्टीट्यूड जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड है वहां से लेके बेस तक, जो बेस वाला एल्टीट्यूड है उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है। आप एक, ये जो आपका इकोलॉजी पे जो काम है इस पे मैं बता रही हूं, ये आप ड्राई लैब में कर सकते हैं। आपको पूरी Yes, ma'am. की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लीफ का स्टाइल, पैटर्न ऑफ लीफ क्या है, पैटर्न ऑफ वेनेशन क्या है, उसमें फ्लावरिंग कैसी है, वहां हाई एल्टीट्यूड पे फ्लावरिंग किस टेम्परेचर पे हो रही है, लो एल्टीट्यूड पे किस टेम्परेचर पे हो रही है। इस तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स आप उसमें से निकाल सकते हैं उस प्लांट को लेकर, ठीक है। उसके बाद आप जो है कोई स्टैट्स का, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं आजकल स्टैट्स के जो ड्राई लैब में यूज होते हैं, या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, अप्लाइड मैथमेटिकल के कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। जैसे एक दो तो फजी, एक जैसे है फजी लॉजिक है जो मैं जानती हूँ, फजी लॉजिक है, और इसमें एसपीएसएस में भी काफी सारी चीजें हैं, आप लोग एसपीएसएस शायद पढ़ेंगे आगे, उसमें भी काफी सारी जो है स्टैट्स के ऐसे टूल्स हैं जो आप उसमें लगा के अप्लाई करके अपने रिजल्ट्स को जो है सिग्निफाई कर सकते हैं और उसकी एक पूरी स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्लांट, आप उसके साथ साथ जो है कुछ अगर उसमें से डालना चाहें तो कुछ लैब वर्क भी डाल सकते हैं, कि जैसे कि आपने जहां से भी प्लांट कलेक्ट किया है उसका थोड़ा सा सॉइल सैंपल आप ले आइए, 5 लोकेशन, 5 साइट है या 10 साइट्स हैं, जो भी हैं, जो आपके लिए पॉसिबल हो सके, जो आपके गाइड सजेस्ट करें, तो उसके सॉइल सैंपल ले आइए, थोड़ा सा लैब वर्क हो जाएगा, मैक्सिमम आपका जो है वो हो जाएगा, कंप्यूटेशनल ड्राई लैब वर्क हो जाएगा। अगर आप थ्योरेटिकल करना चाहते हैं तो मैंने एक बात पूछना चाह रहा था ना। हाँ बताइए। मैडम, जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट में अगर नंबर ऑफ स्पीशीज के हिसाब से उनका फ्रीक्वेंसी, एविडेंस, ये सब चीजें अगर फॉर्मेटिव निकाले हैं तो वो तो हमारा ड्राई लैब में आ जाएगा। वो ड्राई लैब में, वो आपकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी में आएगा, ड्राई लैब में वो नहीं आएगा, वो आपकी मॉर्फोलॉजिकल जो भी प्लांट है, जो भी साइट है, ड्राई लैब में जब आप कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, आप समझ रहे हैं, ठीक, कंप्यूटर का इस्तेमाल, यस, यूज ऑफ कंप्यूटेशनल एप्लीकेशंस, वो चाहे आपकी स्टैट्स की हो, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स की हो, चाहे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हो। मतलब आपको कंप्यूटर में अपना डेटा डालना है, जो भी स्टडी कर रहे हैं अपना कंप्यूटर पे डेटा डालना है, उसके बाद फिर आपको देखना है कि आपको किस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको वैलिडेट करना है, वो आपका ड्राई लैब में आएगा। जस्ट स्टडी ऑफ जस्ट प्लांट स्ट्रक्चर या प्लांट हाइट, या दैट इज नॉट अ ड्राई लैब वर्क, ठीक है। वो आपकी मॉर्फोलॉजी हुई, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ दैट प्लांट। ठीक मैम, थैंक यू। इससे रिलेटेड और भी किसी को, मतलब ऐसे कुछ हैं, कुछ लोग बच्चे यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क करना चाहते हैं या लैब में भी जाके कुछ वर्क करना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा कि हम जैसे डेटा लिया हमने किसी का, जैसे उनसे परमिशन लेके डेटा लेंगे और फिर उसे जो है कंप्यूटेशनल मेथड के द्वारा जो है हम सिग्निफाई करेंगे, तो क्या हम जो है इतना करने के बाद क्या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम अचीव कर पाएंगे? डेफिनेटली, जब आप अपना ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगी तो उसमें आपको ये डालना पड़ेगा कि हमने जो है इस डेटा को हम इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करके सिग्निफाई करेंगे, दैट विल बी योर वन ऑब्जेक्टिव।
समझ रही हैं? वो आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसकी फुल स्टडी आप, वो भी एक पार्ट होता है थीसिस का, रिसर्च का। ओके मैम, थैंक यू। कि कोई भी डेटा, सपोज आपका ही, जैसे आप लोग एमएससी में डिसर्टेशन करते हैं, ठीक है, आप लोग Yes, का ma'am. एमएससी का जो एक लास्ट सेमेस्टर का होता है ना, वो डिसर्टेशन होता है। किसी Yes, किसी ma'am. स्टूडेंट्स के उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन एमएससी में क्या है, आपने वही काम किया और डिसर्टेशन अपने सबमिट किया, काम खत्म, डिग्री हो गई। लेकिन उसी वर्क को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी में अपना स्टैट्स या सॉफ्टवेयर अप्लाई कर सकते हैं। यस मैम, ओके। इस तरह से है। और बाकी क्या है, जैसे सपोज दो स्टूडेंट है सेम गाइड के, एक जो है वो लैब वर्क कर रहा है और एक चाहता है कि हम सिर्फ जो है ड्राई लैब का वर्क करें, तो वो गाइड आपका जो है आपको उस हिसाब से डिसाइड करके बता देगा, नहीं इसका जो है पूरा वेट लैब वर्क रहेगा और इसी के डेटा पे आप अपना ड्राई लैब वर्क करिए, सॉफ्टवेयर से स्टडी करिए। ओके मैम, गाइड हमें सजेस्ट करेगा, मतलब कि हम उसका डेटा लेके उसे जो है सिग्निफाई करें। और जिसका भी डेटा या खुद का भी आप डेटा अपना जनरेट कर रहे हैं, सपोज कोई भी छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपका डेटा जनरेट हुआ, उस पर भी आप सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, उसकी भी स्टडी आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो ये दो तरह से हम लोग, मतलब, और इक्वली इंपॉर्टेंट हैं दोनों मेथड्स पीएचडी के। आप चाहे थ्योरेटिकल करिए चाहे एक्सपेरिमेंटल करिए, दोनों चीजें इक्वली अपने अपने जो है जगह इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है सिर्फ लैब में जाके ही वर्क करना वो ज्यादा बेनिफिशियल है या सॉफ्टवेयर पे वर्क करना वो ज्यादा बेनिफिशियल। ये डिपेंड करता है कि आप लोग का इंटरेस्ट किसमें है। ठीक है, तो आज से हम लोग थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन का एक सिंपल टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑटोक्लेव। ठीक, तो कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारी लैब्स हैं उसमें जाने का फर्स्ट रूल मैंने बोला था कि एक होता है स्टरलाइजेशन। आप जो है लैब पूरी स्टरलाइज रहे। स्टरलाइजेशन का मीनिंग आप सबको क्लियर है? फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। लैब शुड बी फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। आपके जो वो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। कहीं कोई कंटामिनेशन लैब में नहीं होना चाहिए। होते हैं डेफिनेटली, हम लोग बहुत केयरफुल रहते हैं, लेकिन फिर भी कंटामिनेशन होता है, तो उसको आपको कैसे अवॉइड करना है, या आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसके पहले आपके जो ग्लासवेयर्स हैं या आपके जो केमिकल्स हैं, रिएजेंट्स हैं, उसको आप कैसे स्टरलाइज करेंगे। इसका मैंने सिंपल एक कल एग्जाम्पल दिया था। सब जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है वैसे ही होता है हमारा ऑटोक्लेव। ठीक है, प्रेशर कुकर हमारे घर में जैसे होता है, स्टीम बेस्ड होता है, वो भी हाई प्रेशर उसमें भी होता है और टेम्परेचर होता है, उसके बेसिस पे हम लोग उसमें काम खाना वाना कुक होता है। इसी तरह ऑटोक्लेव का भी कंसेप्ट यही होता है। ऑटोक्लेव में क्या होता है कि हम लोग हाई प्रेशर पे टेम्परेचर अप्लाई करके, आप लोग को मेरा वीडियो आ रहा है? यस मैम। तो क्या करते हैं कि जो ऑटोक्लेव होता है उसमें हम लोग हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई करके अपने रिएजेंट्स, केमिकल्स, ये सारी चीजें स्टरलाइज करते हैं। अब ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव जो है कई तरह के होते हैं। 15 लीटर कैपेसिटी का भी होता है, 50 लीटर कैपेसिटी का भी होता है, और जो है और उससे बड़े भी ऑटोक्लेव होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। 15 लीटर वाला छोटे लैब्स में रखा जाता है, उसके अलावा 50 लीटर वाला भी छोटी लैब में रखा जाता है, 25 लीटर भी रखा जाता है, लेकिन 100 लीटर या इससे बड़े जो ऑटोक्लेव्स होते हैं वो हम लोग रखते हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स में। मेडिकल जहां पे ज्यादा इस तरह का काम होता है फ्रीक्वेंटली, मतलब ऑटोक्लेव का काम चलना ही चलना है ऑटोक्लेव, तो वहां पे सिर्फ एक ऑटोक्लेव से काम नहीं चलता है, बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटी के ऑटोक्लेव्स वहां पे रखे रहते हैं। वर्टिकल ऑटोक्लेव होता है, हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव होता है। ठीक है, वर्टिकल जैसे घर में प्रेशर कुकर्स होते हैं उस तरह का ऑटोक्लेव होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आप समझ रहे होंगे कैसे। हॉरिजॉन्टल वाले काफी बड़े बड़े होते हैं जो हम लोग हॉस्पिटल्स में देखते हैं। हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं जब कोई ऑपरेशन होता है तो उसके पहले क्या है, सारे कॉटन्स, उनके जो जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं, जितने भी आपकी गॉज होती हैं, वो सब जो है स्टरलाइज करी जाती है, वो सब ऑटोक्लेव के थ्रू ही स्टरलाइज करी जाती है। अब ऑटोक्लेव ही क्यों हम लोग करते हैं?
मैंने बताया था हॉट एयर ओवन भी करते हैं और ऑटोक्लेव भी करते हैं, ठीक है। तो ऑटोक्लेव में क्या होता है, हम लोग देखते हैं काफी सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सारी चीजें रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया के पोर्स होते हैं या माइन्यूट पोर्स जो एयर में जो है फ्लोट करते रहते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि उस पोर्स को भी वो जो है किल कर सकता है हायर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे, जिस कंडीशन में हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं। इसलिए हम लोग जो है ऑटोक्लेव को प्रेफर करते हैं। लैब्स में क्या होता है, ऑटोक्लेवेबल ग्लासवेयर्स आते हैं, ऑटोक्लेवेबल प्लास्टिक वेयर्स आते हैं, और जो आपके यूटेंसिल्स जैसे जो भी रहते हैं स्टील के बने हुए होते हैं, स्टेनलेस स्टील के, वो भी ऑटोक्लेवेबल होते हैं। तो जो भी चीज हमें ऑटोक्लेव करनी है उसको हम उस तरह के जो है बॉटल्स में या फ्लास्क में वो स्टोर करते हैं, जिससे कि वो पर्टिकुलर रिएजेंट या केमिकल हमारा ऑटोक्लेव हो सके, ठीक है। क्योंकि ऑटोक्लेव में प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। जैसे प्रेशर कुकर में होता है उसी तरह से ऑटोक्लेव में भी जो है हमारा एक प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस, जैसे कुकर में विसल होती है उसी तरह से ऑटोक्लेव में भी एक विसल होती है जो कि प्रेशर को रेगुलेट करती है। उसके बाद निडल होती है एक सेंट्रल में, जो वो निडल क्या करती है, वो निडल जो है दिखाती है कि पर्टिकुलर प्रेशर जो हमें चाहिए वो ऑटोक्लेव के अंदर मेंटेन है या नहीं है। प्रेशर कैसे मेंटेन रहता है, आप लोगों को पता है, प्रेशर कुकर में अगर कहीं से लीकेज हो तो प्रेशर जनरेट नहीं होता, हम लोग फिर उसको खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर लगाते हैं। इसी तरह से अगर कहीं पे भी प्रेशर का लीकेज ऑटोक्लेव में है तो वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रेशर उसमें निडल में नहीं शो करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी कोई लीकेज है या कोई जो प्रेशर वॉल्व होता है, स्टीम वॉल्व होता है, वो हम टाइट करना भूल गए, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व होता है। सेफ्टी वॉल्व का भी क्या फंक्शन होता है, सेफ्टी वॉल्व का भी फंक्शन सेम होता है कि हमारा जो प्रेशर है वो उसमें मेंटेन रहे, अगर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो रहा है तो वो उसको रिलीज करे, और उस सेफ्टी वॉल्व को भी हम चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं सही है, ठीक है। आपकी पूरी स्टील की बॉडी होती है, बहुत टफ बॉडी होती है, बहुत थिक बॉडी होती है ऑटोक्लेव की। उसके बाद स्टीम रिलीज वॉल्व होता है उसमें, जब हमारा जितने टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम 15 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए हमें ऑटोक्लेव करना है, उसके बाद वो प्रेशर हम लोग, एक वॉल्व होता है उसको लूज करते हैं और प्रेशर पूरा धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं रिलीज करना रहता है, एकदम से प्रेशर नहीं रिलीज करना है, धीरे धीरे उसको जो है हम लोग लूज करते जाते हैं वो वॉल्व, और वो प्रेशर धीरे 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 रिलीज हो जाता है। इसका मतलब प्रेशर हमें रिलीज करना है, हमने देखा जो स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक प्रेशर है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज कोई जो प्रेशर हमें चाहिए 15 साई प्रेशर चाहिए, 15 साई पे निडल आ गई है, अब उस 15 साई पे हमें 15 मिनट ऑटोक्लेव करना है, तो उस 15 साई पे हम अपनी वॉच से देखेंगे 15 मिनट। जैसे ही 15 मिनट हो गए हम ऑटोक्लेव का स्विच ऑफ कर देते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे कूल होता है, फिर धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करते जाते हैं और वो कूल डाउन हो जाता है। तो इस तरह सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटिंग एक डिवाइस होती है, सेफ्टी वॉल्व होता है, निडल होती है या प्रेशर जो रेगुलेट निडल होती है, प्रेशर रेगुलेटिंग निडल होती है, ऑटोक्लेव की बॉडी होती है, वैक्यूम रिलीज वॉल्व होता है और स्टीम रिलीज वॉल्व होता है, ठीक है, स्टैंड होता है। और जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑटोक्लेव का होता है उसमें जो है एक लेवल हो डिसाइड करते हैं कि यहां तक उसमें मार्क रहता है लेवल, वहां तक हमें उसमें पानी भरना रहता है। और उसमें जो होते हैं वो कॉइल्स लगे रहते हैं, हीटिंग कॉइल्स, जैसे हम लोग घर में हीटर जलाते हैं उसमें क्या होता है, कॉइल्स होते हैं, इसी तरह ऑटोक्लेव में भी कॉइल्स होते हैं जो उसमें हीट जनरेट करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब स्विच ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक पास होती है और वो कॉइल जो होता है वो हीट होके अंदर पूरा हीट जनरेट करता है। तो ये तो होता है जो स्ट्रक्चर होता है ऑटोक्लेव का, डिफरेंट कैपेसिटी के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दो तरह से ये होते हैं ऑटोक्लेव। अब हम लोग आते हैं कि हमें ऑटोक्लेव
का यूज बहुत, सबसे पहली बात जो प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें ऑटोक्लेव यूज करते समय, वो भी मैं बता दूं कि जब हम लोग ऑटोक्लेव की लिड, ढक्कन ऊपर ऑटोक्लेव वाले जो सिलेंड्रिकल बॉडी उसमें रखते हैं, बहुत टाइट होनी चाहिए, कहीं से भी उसका प्रेशर नहीं निकलना चाहिए। पानी का लेवल हमेशा हमें चेक करना चाहिए कोई भी सामान उसमें रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारी चीजें चेक कर ली हमने। एक जो है उसकी एक जाली सी होती है ऑटोक्लेव के अंदर, उसके ऊपर हम अपना सारा सामान रख देते हैं, या एक छोटी सी स्टील की बास्केट सी होती है उसके अंदर करके हम लोग रख देते हैं सामान अपना, जो भी सैंपल्स हमारे होते हैं उसको फिर ऑन कर दिया, अपना ऑटोक्लेव का काम शुरू होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सैंपल्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो कैसे करते हैं। सपोज हमें कोई रिएजेंट्स ऑटोक्लेव करने हैं, ठीक है, तो उस रिएजेंट को हम लोग बॉटल में बंद करते हैं, जो भी जितने भी लीटर 500 ml अगर आपने बनाया है तो हमें 1 लीटर की बॉटल लेनी पड़ेगी, उसमें हमने रिएजेंट डाला, प्लस अगर आपके पास बॉटल्स हैं तो आप बॉटल में कैप टाइट करेंगे, लेकिन पूरा टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले पूरा टाइट कर लिया, उसको थोड़ा सा लूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ी थोड़ी स्टीम एकदम से मतलब निकलती रहे, एकदम से जो है वो पूरा उसमें बॉयल हो वो आपका रिएजेंट, तो वो एकदम से प्रेशर ना रिलीज कर दे, बाहर ना निकल आए, एक्सपेल ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा उसको लूज कर देते हैं। दूसरा, हम लोग जो है कोनिकल फ्लास्क में ऑटोक्लेव करते हैं। तो कोनिकल फ्लास्क में ऑटोक्लेव करने का क्या, हम लोग कैसे उसको कोनिकल फ्लास्क को प्रिपेयर करते हैं। अगर हमारे पास जो है 250 ml कैपेसिटी का कोनिकल फ्लास्क है, तो उसमें मुश्किल से हम लोग लेते हैं 70 ml लेंगे, या बहुत लेंगे तो 100 ml लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या करते हैं, एमएससी में मुझे लगता है आप लोगों ने कोनिकल फ्लास्क यूज किए होंगे, हर मतलब इतना, ये तो बेसिक चीजें होती हैं, ये करते हैं। कोनिकल कोनिकल शेप के फ्लास्क होते हैं बोरोसिल के, जो ऑटोक्लेवेबल होते हैं, वो ग्लास पूरा बोरोसिल का ऑटोक्लेवेबल होता है। उसमें हम लोग एकदम टाइट कॉटन प्लग बनाते हैं और उसको उसके माउथ पे ऐसे लगा देते हैं, एकदम टाइट कॉटन प्लग। क्यों टाइट होना चाहिए? क्योंकि कॉटन आपको पता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, अंदर क्या है, मॉइस्चर जनरेट होगा, वेपर्स बनेंगी, कॉटन प्लग गीला हो सकता है, लूज होगा, तो पानी क्या होगा, आपके रिएजेंट्स में जा सकता है, आपने जो केमिकल्स प्रिपेयर किए हैं उसमें जा सकता है, इसलिए कॉटन प्लग्स को हमेशा खूब टाइट करते हैं। आप जब ऐसे निकालें तो आपको भी थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़े। फिर सेकंड क्या होता है, उस कॉटन प्लग को, सपोज ये फ्लास्क है, इसमें हमने कॉटन प्लग लगा दिया, अब इस कॉटन प्लग को देख लिया टाइट है, इसके ऊपर हम जो है न्यूज़पेपर रैप करते हैं, न्यूज़पेपर रैप करते हैं पूरे कॉटन प्लग के ऊपर, न्यूज़पेपर रैप किया, रबर बैंड से लगा दिया, उसके ऊपर एक फॉइल की कवरिंग करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल की। वो फॉइल न्यूज़पेपर को भी प्रोटेक्ट करता है, प्लस कॉटन प्लग को भी प्रोटेक्ट करता है। और ये इतनी लेयरिंग जो करते हैं हम लोग, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा जो भी वेपर्स उसमें बन रहे हैं, जो भी स्टीम बन रही है, वो वाटर जो हमने उसमें डाला है स्टीम के लिए, वेपर फॉर्मेशन के लिए, वो हमारा हमारे केमिकल्स में ना जाए, क्योंकि हमारा पर्पज है स्टरलाइजेशन, ना कि वो वाटर या वेपर्स कुछ बाहर से उसमें जाएं। और ये बहुत क्लियर रहता है, कैसे पता चलता है, अगर आपका कॉटन प्लग या बॉटल का कैप ऐसे लूज है, या सही से कोई चीज नहीं प्रिपेयर हुई है, तो आपको इसलिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है कि अगर मैंने 100 ml मीडिया ऑटोक्लेव कर रहा हूं मैं, तो मुझे वापस जो मिलेगा वो 100 ml ही मिलेगा, या एक आध ml कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बॉइलिंग हो रही है, इवेपोरेशन हो रहे हैं। अगर आपको लगे नहीं मैंने ये लेवल दिया था और मुझे ये लेवल मिल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो लूज है, कॉटन प्लग या कैप्स लूज है, और आपका जो मीडिया या रिएजेंट है वो कंटेमिनेटेड हो गया है। तो ये कुछ छोटी छोटी प्रिकॉशंस होती हैं जो ध्यान में रखने के लिए होती हैं, और इससे
आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। शायद कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये जो बेसिक, मैं जो छोटे छोटे प्रिकॉशंस आप लोग को बता रही हूँ, इसको हमें जब भी हम कोई भी चीज ऑटोक्लेव करते हैं तो पूरा ध्यान में रखना चाहिए। और ये सारी चीजें भी जो, जैसे कि मैंने कल बताया था, लैब में या कहीं पे भी आप लोग काम करने लैब में जा रहे हैं तो हम एकदम से मत किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए आप परेशान रहिए। पहले उसको वॉच करिए, सीखिए, उसके बाद आप उस पर काम करिए। और ऑटोक्लेव भी जैसा हम बता दिए, मैंने आपको एक समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए कि क्या होता है ऑटोक्लेव, इसलिए प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल दिया है। ऑल्दो द प्रिंसिपल इज सेम इन प्रेशर कुकर एंड ऑटोक्लेव, बट प्रेशर कुकर एंड ऑटोक्लेव आर इक्वली डेंजरस। ठीक है, इसलिए आपको मैं छोटे छोटे प्रिकॉशन समझा रही हूं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल। ऑटोक्लेव जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसका क्या प्रिंसिपल है। मेन तो हमें पता चल गया कि ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है या और एलिमिनेट करता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंड इवन द स्पोर्स को भी। जो भी स्पोर्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके यूटेंसिल्स में, आपके जो है रिएजेंट्स में, आपके केमिकल्स में प्रेजेंट है, मीडिया में प्रेजेंट है, उसको ये रिमूव करता है। ठीक है, ये तो एक जनरल इसका है कि व्हाई वी यूज ऑटोक्लेव। ठीक है, हम ऑटोक्लेव क्यों करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑटोक्लेव फॉर द स्टरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटरलाइजेशन के दो प्रोसेस होते हैं, और भी कई प्रोसेस मेथड होते हैं। एक हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड और होता है केमिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड में जैसे हीट के थ्रू भी करते हैं, रेडिएशन के थ्रू भी करते हैं और फिल्ट्रेशन के थ्रू भी करते हैं। हीट के थ्रू हमारा एग्जाम्पल ऑटोक्लेव का है। रेडिएशन के थ्रू यूवी रेडिएशन हम लोग देते हैं अपने आसपास की जो सराउंडिंग है या वर्किंग टेबल है उसको स्टरलाइज करने के लिए। उसकी भी एक रेंज होती है, उस पे हम लोग जो है उसको वो रेंज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उससे हम स्टरलाइज करते हैं। फिल्ट्रेशन तो शायद आप लोगों ने, काफी लोगों ने किया होगा अपने एमएससी एक्सपेरिमेंट्स में, कि जो है कोई भी केमिकल फिल्टर कर रहे हैं, सिंपल फिल्टर पेपर के थ्रू। फिल्टर पेपर भी डिफरेंट पोर साइजेस के आते हैं, उसके थ्रू हम लोग करते हैं फिल्ट्रेशन। तो ये, और केमिकल मेथड में हम लोग लिक्विड्स होते हैं कई सारे, जैसे जो एसिड्स लेते हैं, ठीक है, एथेनॉल लेते हैं, ये सारे जो होते हैं लिक्विड केमिकल मेथड में आता है स्टरलाइजेशन का प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे हम लोग फिजिकल मेथड की बात कर रहे हैं। फिजिकल जो ऑटोक्लेव होता है वो फिजिकल मेथड के अंडर आता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम हीट का यूज करते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ फिजिकल मेथड। ऑटोक्लेव इज अ टाइप ऑफ फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्यों करते हैं ऑटो। ये सारी चीजें यहाँ पे, ये मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं। अब हम लोग ऑटोक्लेव के कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग ऑटोक्लेव यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि ये स्पोर्स तक को किल कर देता है। स्पोर्स को किल करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को भी ये किल करता है। क्योंकि क्या होता है, जो कंटामिनेशन का लेबोरेटरी में मेन सोर्स होता है वो होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरिया का साइज, जैसे आप लोग ऐसे जनरली पढ़ते होंगे, बहुत माइक्रोमीटर्स में ऐसे होते हैं। तो वो नेकेड आई से तो दिखते नहीं है, लेकिन एयर में वो फ्लो करते रहते हैं। ठीक, अब एयर में फ्लो करते हैं। आपने तो मीडिया बनाया, आपको ऐसे लगेगा नहीं एकदम क्लियर दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर मीडिया हमारा बना हुआ है, रिएजेंट्स हमारे एकदम क्लियर है, आपने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। लेकिन नहीं, अगर आप अपने कोई भी बॉटल को या फ्लास्क को खूब अच्छे से वॉश करके भी आप रख के उसमें बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई स्पोर बैक्टीरिया का या कोई माइक्रो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो ही जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो उनकी जो क्वांटिटी होती है, नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया, वो डिपेंड करता है कि आपने मीडिया में का कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके क्या क्या है। अगर शुगर बेस्ड मीडिया है तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। नाइट्रोजन बेस्ड, एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन है या मतलब थोड़ा ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट है तो आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी।
बैक्टीरिया की। तो इसलिए हम लोगों को जो है ऑटोक्लेव करने की मीडिया को जरूरत पड़ती है, और सबसे ज्यादा रिलायबल टेक्निक है ये, और इकोनॉमिकल भी पड़ती है। क्यों इकोनॉमिकल पड़ती है? क्योंकि इसमें एक बार हमारा ऑटोक्लेव आ गया, उसके बाद इसमें कोई ऐसे इनपुट हमें नहीं लगाने पड़ते। उसमें क्या है, सिंपल आपको पानी डालना है और अपनी चीजें ऑटोक्लेव करनी है। इसलिए हम लोग ऑटोक्लेव को यूज करते हैं, और इसमें जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है वो क्विक है। जनरली हम लोग कोई भी मीडिया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यूटेंसिल्स अगर ऑटोक्लेव कर रहे हैं तो जनरली हम लोग 15 मिनट्स के लिए करते हैं, और मीडिया तो पर्टिकुलरली हम लोग 15 मिनट के लिए कोई भी मीडिया करेंगे, कोई भी रिएजेंट करेंगे, वो हम लोग 15 मिनट्स के लिए ही करते हैं। क्यों 15 मिनट्स के लिए ही करते हैं? क्यों उससे ज्यादा करने पर जो हम लोग ने मीडिया बनाया है उसके जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो हीट से डीजेनरेट हो सकते हैं। इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है 15 मिनट्स कि इस 15 मिनट्स में जो है ज्यादातर केमिकल्स जो होते हैं वो सस्टेन कर लेते हैं हीट को और प्रेशर, जो हम लोग ऑटोक्लेव में प्रोवाइड करते हैं। ऑटोक्लेव में हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या चीज ऑटोक्लेव नहीं कर सकते? किसी को कोई आइडिया है? जैसे मैंने अभी बताया ना कि ऑटोक्लेव में हीट ज्यादा रहती है, प्रेशर ज्यादा रहता है, तो हमको कौन से ऐसे केमिकल्स या रिएजेंट्स होंगे जो हम उसमें नहीं रखेंगे, उससे थ्रू ऑटोक्लेव नहीं करेंगे? बच्चों जिन्होंने एमएससी बायो से करी है या केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, वो उनको इस चीज का आइडिया होगा और होना चाहिए। तो कुछ तो मुझे आज बताइए कि कैसे केमिकल्स या कैसे रिएजेंट्स हम लोग उसमें ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, ऑटोक्लेव हम लोग नहीं कर सकते। आई गेस जो ज्यादा इजीली इवेपोरेट होते हो। नो। ओके, ज्यादा इजी, क्योंकि क्या है ना, ये जो आपका आंसर है मैं उसको यही क्लियर कर देती हूँ आपका ये डाउट, इसलिए कि ज्यादा इजी क्या, आप मीडिया कोई बना रही हैं या कोई रिएजेंट बना रही हैं, जनरली वो सब जो है क्या रहते हैं, वो वाटर बेस्ड रहते हैं। ऑर्गेनिक की बात यहाँ मैं नहीं कर रही हूँ, ऑर्गेनिक उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं कंपोनेंट्स की, मैं यहाँ सिर्फ वाटर बेस्ड कंपोनेंट जो मीडिया बनते हैं हमारे, वो सब जनरली वाटर बेस्ड रहते हैं, तो वो वाटर तो इवेपोरेट होगा ही होगा। राइट। और कोई एनी गेसेस या एनी आइडिया? मैंने क्या बोला, ऑटोक्लेव में हीट होती है और हायर हीट, हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर होता है। थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि किस तरह के जो है रिएजेंट्स या किस तरह के केमिकल्स हम लोग ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा सोच के देखिए कि मैम एक और वाइल्ड गेस देख रही हूँ, इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट्स ज्यादा जल्दी इनफ्लेमेबल हो सके, जो एकदम से कैच करे। इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट हम ऑटोक्लेव नहीं करते। ओके ओके, या राइट। इन्फ्लेमेबल रिएजेंट्स हम नहीं बनाएंगे। इथेनॉल, ओके, इथेनॉल itself a good sterilizing agent. स्टेरिलाइजिंग, या राइट। ओके मैम। पंकज आप भी कुछ बोल रहे थे शायद। मैडम जो रिजेंट्स या जो भी हैं जो सेंसिटिव हो ज्यादा प्रेशर में, हीट में। यस, प्रेशर नहीं बोलेंगे यहाँ, मैं हीट के लिए बोलूंगी। क्या है कि एक टेम्परेचर, हर कोई केमिकल जो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम ज्यादा हीट अगर दे देंगे तो वो क्या होंगे, उनका जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो हम नहीं करते हैं ऑटोक्लेव। जैसे प्रोटीन का कोई भी ऐसे जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो हीट लेबाइल होते हैं, डिनेचर हो जाएंगे, उनका स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उनकी जो इटसेल्फ प्रॉपर्टी है केमिकल्स की वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग अदर मेथड जो मैंने बताया, फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। जैसे हार्मोन्स हैं, ठीक है, या विटामिन सॉल्यूशंस हैं, ये या प्रोटीन का कोई सोल्यूशन, अमीनो एसिड का कोई सोल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं लैब में, तो ये वाले सॉल्यूशंस जो होते हैं ये हम ऑटोक्लेव नहीं करते,
क्योंकि ये सारे इनका जो होते हैं हीट सेंसिटिव होते हैं, ये आपके इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, कन्फर्मेशन वो जो है चेंज हो जाता है। प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, हॉर्मोन्स का डिफरेंट विटामिन्स जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, प्लांट्स पे जो काम करते हैं, टिश्यू कल्चर पे जो लोग काम करते हैं, वो सब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है होता है वो स्टरलाइज किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के जो है वो आते हैं, फिल्टर पेपर्स आते हैं डिफरेंट पोर साइजेस के, उसके थ्रू स्टरलाइजेशन होता है उसका। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम के कोई भी कंपाउंड्स हो गए, और आपके टिश्यू कल्चर के ज्यादातर कंपाउंड जो रिएजेंट्स होते हैं वो ऑटोक्लेव करते हैं। इसके अलावा भी जो हम लोग प्लांट के लिए मीडिया यूज करते हैं, किसी एनालिसिस के लिए मीडिया यूज करते हैं, सॉइल एनालिसिस के लिए कोई मीडिया यूज करते हैं, तो वो सब हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं। जो मैंने ये 3-4 बताए हैं, हार्मोन्स, विटामिन्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ये सब हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, फिर क्या एक आता है इसका, और क्या एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके सराउंडिंग्स में प्रोटीन की कवरिंग होती है, जो अपने आप को बहुत जो है रेसिस्टेंट कर लेते हैं किसी अदर मेथड के लिए, वो भी ऑटोक्लेव में जो है वो उनकी कवरिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। हो सकता है उसके लिए हमें ये सारी कंडीशंस हमको वर्क करते करते या उसके पढ़ते पढ़ते हमको नॉलेज आ जाती है कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हमें पता है कि ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हीट रेसिस्टेंट है, तो उसके लिए हम 5 और 10 मिनट, जैसे हम 15 मिनट्स मैंने बोला जनरली हम लोग करते हैं, तो 5 और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जिससे वो प्रोटीन कवरिंग जो होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट के लिए रेसिस्टेंट होते हैं, वो भी उनकी कवरिंग भी ब्रेक हो जाती है। तो कुछ रीजंस हैं, जैसे लेस टॉक्सिक है, इकोनॉमिकल है, माइक्रोबिसाइडल है, स्पोरोसाइडल है, उसके बाद रैपिड हीट एंड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी इसमें होती है, और ये हीट रेसिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करती है, रिलायबल मेथड है, इसलिए हम लोग लैब में ऑटोक्लेव को यूज करते हैं। ठीक है, क्यों हम लोग यूज करते हैं ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ? कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो तुरंत पूछ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए कुछ भी पूछने में। किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। तो फिर मैं क्वेश्चन करूं? जी मैम। बताइए फिर, आपको क्या लगता है कि ऑटोक्लेव में मतलब क्या चीजें डेवलप होती हैं जो ये स्टरलाइज करता है? मैं नाम तो ले ही चुकी हूँ इन सब चीजों का। मैम जैसे कि मुझे अभी तक ये लग रहा है हम वाटर यूज कर रहे हैं, सो वी आर मतलब गिविंग इट वेरी हाई हीट, तो एक मॉइस्ट वेपर मतलब वेपर जनरेट हो रहा है। Yes. और जो इसका प्रिंसिपल है वो है मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि जो ड्राई वेपर जो ड्राई हीट होती है उससे ज्यादा पोटेंट होता है मॉइस्ट हीट, मतलब वेपर आई मीन। तो वो कैपेसिटी रखती है ज्यादा अच्छी स्टेरिलाइजेशन करने की, और इनर कॉर्नर्स में ज्यादा इजीली रीच आउट करती है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, आपने बहुत सही आंसर दिया है। इसमें क्या है, ऑटोक्लेव में जो हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं उसमें जो मेन पैरामीटर्स हम यूज करते हैं वो होता है स्टीम बोले, या फिर हम इसको बेस्ट वे में बोले सैचुरेटेड स्टीम। ठीक है, स्टीम कैसे जनरेट हो रही है? जब हम हीटिंग दे रहे हैं और उसके अंदर वाटर है तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, स्टीम बनेगा। ठीक है, वेपर्स बनेंगी। सेकेंड, हम इसमें क्या प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्यों प्रेशर कैसे हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है? क्योंकि हम इसमें स्टीम बन रहा है, इसलिए उसमें प्रेशर जनरेट हो रहा है। टेम्परेचर हम दे ही रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्लस टाइम। ये 4 पैरामीटर्स जो होते हैं इसको हम कंसीडर करते हैं ऑटोक्लेव करते समय, जो इसमें यूज होते हैं, स्टीम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टाइम। ठीक, यहाँ पे मैं टाइम के एस्पेक्ट में एक चीज और बताऊंगी, इसी जगह क्लियर कर देती हूँ। टाइम अगर हम कोई मीडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है 15 मिनट्स करते हैं। लेकिन अगर जैसे माइक्रोबायोलॉजी में हमें क्या करता है, हम लोगों को जो है कुछ प्लेट्स जो होती हैं उसको स्कार्ट करना रहता है कि नहीं अब इसका काम खत्म हो गया है, इसको हमें स्कार्ट करके रीयूज करना है। ग्लास प्लेट्स जो होती है, पेट्री डिशेस होती हैं, तो उस केस में उसमें क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, मीडिया है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है और उसको हमें डिस्कार्ड करना है। मतलब वो ग्रोथ
विद मीडिया हमें डिस्कार्ड करनी है, उस केस में हम लोग 30 मिनट्स ऑटोक्लेव करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा है और हमें जो है उसको पूरी तरह से जो है डेड कंडीशन में ले जाना है कि उसके स्पोर्स भी ना रहें। उस समय हम लोग टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, उस समय हम लोग 30 मिनट्स का जो है टाइम पीरियड लेते हैं। और दूसरी चीज, कभी कभी लैब्स में सिर्फ एक ऑटोक्लेव रहता है जिसमें हम लोग अपने नॉर्मल रिसर्च वर्क का भी ऑटोक्लेव करते हैं, केमिकल्स, रिएजेंट्स, प्लस दूसरा ये जो हम डिस्कार्ड करने वाला मटेरियल रहता है जो हमारा, जिसमें हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, उसको डिस्कार्ड करने वाला रहता है। तो 2 ऑटोक्लेव भी रखते हैं कहीं कहीं लैब में, जिसमें एक सिर्फ डेडिकेटेड टू डिस्कार्ड सिस्टम, कि सिर्फ नहीं, इसमें हमें सिर्फ माइक्रोबियल जो ग्रोथ हो चुकी है, एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, उसको डिस्कार्ड करना है, उसको ऑटोक्लेव करना है। और दूसरा हमारा सिर्फ रिएजेंट्स के लिए होता है। लेकिन कहीं कहीं लैब्स में एक ही ऑटोक्लेव रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम ऐसे नहीं करते हैं कि उसी में हमने अपना मीडिया लगा लिया, फिर उसी के बाद उसमें हमने अपना डिस्कार्ड लगा दिया। डिस्कार्ड से मतलब जो हमारा एक्सपेरिमेंट्स हो चुका है, जिसमें प्लेट्स हैं, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ है, उसकी बात कर रही हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं कि पहले हम पूरे दिन में अपना जो रिसर्च वर्क का सामान है, रिएजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सारी चीजें ऑटोक्लेव कर लेते हैं। शाम के समय हम अपना वो पेट्री प्लेट्स जिसमें खूब अच्छे से अबंडेंट माइक्रोबियल ग्रोथ है, वो उसको भी प्रॉपर पैकिंग, ऐसे नहीं कि प्लेट्स हमने ली और पेट्री प्लेट्स, ग्लास की पेट्री प्लेट्स होती हैं, ली और बस ऐसे रख दी, नहीं, उसको भी फुल प्रॉपर पैकिंग करते हैं उसकी। उसके बाद जो है हम लोग उसको भी पहले रैप करते हैं न्यूज़पेपर से, फिर फॉइल से, उसको फिर हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं फॉर 30 मिनट्स। वो ऑटोक्लेव हो गया। फिर वो मीडिया क्या होता है, जब भी हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ कराते हैं या टिश्यू कल्चर का करते हैं, तो उसको हम लोग सॉलिडिफाई मीडिया में करते हैं। मोस्टली लिक्विड मीडिया भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग सॉलिडिफाई मीडिया रहता है हमारा। तो जब हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं, हीट करते हैं, तो वो फिर से लिक्विड मीडिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस पेट्री प्लेट्स जो भी हमारी आई हैं, उनको ऐसे ही निकालते हैं, उसको जो है फिर ठंडा होने देते हैं और फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। और प्लेट्स, पेट्री प्लेट्स वॉश करके रीयूज कर लेते हैं, और रीयूज करने से पहले फिर से उसको स्टरलाइज करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करा ये चीज कि ये सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स होते हैं जो हमें करना चाहिए। आप बिल्कुल बिल्कुल सही है कि हम इतने हाई इस पे स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑटोक्लेव में कर रहे हैं, तो कैसे हम जो है उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं आएगा। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जो है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे भी जो है, हाई टेम्परेचर के लिए भी रेसिस्टेंट होते हैं। तो हो सकता है एक बैक्टीरिया भी अगर उस ऑटोक्लेव में रह गया, तो आपका जो है पूरा का पूरा जो भी आपके फ्रेश केमिकल्स हैं, फ्रेश रिएजेंट्स हैं, उसको वो कंटामिनेट कर दे। तो इस तरह से जो है हम लोग प्रिकॉशनरी, जहां एक ऑटोक्लेव होता है या 2 भी ऑटोक्लेव होते हैं, तो हम लोग फिर इस तरह से काम करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, कि नहीं हमें पहले ये काम करना है, फिर उसके बाद हमें ये डिस्कार्ड वाला काम करना है। ठीक है, तो मैंने बताया जैसे कि ऑटोक्लेव में 4 पैरामीटर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, स्टीम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टाइम। अब इसमें क्या होता है, जो स्टीम हमने बताया कि क्या होता है इसमें, कि सैचुरेटेड स्टीम इसमें क्या वर्क करता है, जैसे कि अभी पूर्णिमा ने बताया कि ड्राई एयर नहीं, इसमें वेट एयर का यूज होता है। जो स्टीम बनती है वो सैचुरेटेड रहती है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सैचुरेटेड कैसे होती है? पूर्णिमा, आपने जो अभी बताया था एक ड्राई वाला, ड्राई एयर नहीं स्ट्रीम, उसको आप एक बार फिर से सबको बताइए। मैम जैसे कि आपने कल एक हॉट, ध्यान से सुनिए जी मैम, जैसे आपने कल एक हॉट एयर ओवन का भी एग्जांपल दिया था, उसमें वी आर नॉट यूजिंग एनी लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, लेकिन ऑटोक्लेव में हमारा जो मेन प्रिंसिपल है उसमें हम वाटर यूज कर रहे हैं। वाटर का पर्पस ये है कि हम लोग बहुत हाई प्रेशर में वाटर को बॉईल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मॉइस्ट हीट जनरेट हो रही है। तो मॉइस्चर की वजह से किसी भी हीट की टेंडेंसी ये हो जाती है, जो वेपर्स होते हैं उनकी ज्यादा टेंडेंसी होती है कि उनकी स्टेरिलाइजेशन पावर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर। तो उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी एक तो बढ़ गई वेपर्स की,
दूसरा उसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी इंक्रीज कर गया, वो स्टेरिलाइजेशन अच्छे से हो गया। हाँ, तो ये सैचुरेटेड एयर जो ये बोल रही है, सैचुरेटेड वेपर्स जो होती हैं, इनसे आप लोग क्या समझ रहे हैं? सैचुरेटेड स्टीम, इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है? इससे क्या होता है, जो सैचुरेटेड स्टीम रहती है, इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? जिससे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जो ये इजिली पेनिट्रेट करता है, किसमें इजिली पेनिट्रेट करता है? हीट ज्यादा अच्छे से जो है बैक्टीरिया को, वायरस, जो माइक्रोब्स हैं या स्पोर्स हैं, उनको किल करता है। तो यहाँ जो सैचुरेटेड टर्म यूज हो रहा है, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड तो जो ये सैचुरेटेड टर्म यूज हो रहा है, सैचुरेटेड स्टीम और वेट स्टीम, इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? आपने सिंपल पानी डाला, आप ऐसे समझिए, आप अभी ऑटोक्लेव हटा दीजिए, आपने पानी डाला, वो बॉईल हो रहा है, ठीक है, बंद है, जो भी कंटेनर हमने लिया है वो बंद है, और उसमें क्या हो रहा है? प्रेशर जनरेट हो रहा है ड्यू टू दिस स्टीम। तो ये सैचुरेटेड स्टीम से यहाँ क्या मतलब है? आप लोगों को क्या कुछ क्लियर हो रहा है सैचुरेटेड स्टीम? क्योंकि इसका हाँ, मुझे जहां तक लग रहा है मैम, क्योंकि हमारा जो ऑटोक्लेव है इट्स कम्प्लीटली कवर्ड, तो एस्केप नहीं हो रही है स्टीम, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन है, वेपर फॉर्मेशन एंड वेपर से वापस से ड्रॉपलेट्स बनने का, जो दोनों का रेट है वो इक्वल है, सो दैट मीन्स वो सैचुरेशन है। यस, बिल्कुल। क्या है कि आप जो स्टीम आपकी बन रही है, वाटर बॉयल हो रहा है, स्टीम बन रही है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आप लोग को पता होगा, 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल कर रहे हैं और पूरा पानी बॉईल हो रहा है, इसका मतलब कि जो टेम्परेचर है वो इक्वल है वाटर में, स्टीम बन रही है, और क्या है, वेपर्स भी बन रही हैं, स्टीम भी बन रही है, वेपर्स भी बन रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज, ठीक, को एग्जिस्ट कर रही है। तो वो स्टीम को क्या कर रही है? जो वेपर्स है वो सैचुरेट करती जा रही है। सैचुरेशन क्या होता है? मींस कहीं ना कहीं जो है वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, प्रेजेंट हैं। तो क्या है, यहाँ पे वेपर्स भी बन रही हैं, प्लस स्टीम भी जनरेट हो रही है, और स्टीम को वो कहीं निकल नहीं रही है, वो उसी कंटेनर में पूरा जो है स्टोर हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें प्रेशर क्रिएट करना है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टीम भी है प्लस वेपर्स भी हैं। तो जो वाटर है उसकी लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट जो है वो को एग्जिस्ट कर रही है, जो कि स्टीम को, जो वेपर्स है वो सैचुरेट कर रहे हैं। ये है सैचुरेटेड स्टीम। ये सैचुरेटेड स्टीम जो होती है, यही मेन फंडामेंटल है, कंसेप्ट है, जो ऑटोक्लेव में यूज होता है फॉर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ये चीज आपको क्लियर हुई? सैचुरेटेड स्टीम क्या है? व्हाट इज सैचुरेटेड स्टीम? ये क्लियर हुआ, या इसमें अभी किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बोलिए। यस मैम। मैम यहाँ थोड़ा साउंड नहीं आ पा रही है, एक बार रिपीट कर देंगे? मैंने क्या कहा कि जो हम लोग पैरामीटर्स ऑटोक्लेव में यूज करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल है सैचुरेटेड स्टीम का, ठीक है। अब आ रही है आपको मेरी वॉइस? मेरी वॉइस आ रही है आपको? थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, बीच में कट रहा है। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बता रहे थे जो पैरामीटर्स उसमें यूज होते हैं वो क्या है।
स्टीम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टाइम, जो पैरामीटर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं ऑटोक्लेव के समय। तो यहाँ पे मेन रोल है सैचुरेटेड स्टीम का। अभी सैचुरेटेड स्टीम क्या होती है या वेट स्टीम क्या होती? हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, वाटर बॉयल हो रहा है, वाटर बॉयल हो रहा है तो वो क्या बन रहा है? वेपर्स बन रहे हैं, उसके वेपर्स भी उसी कंटेनर में ऑटोक्लेव में है, स्टीम भी बन रही है, वो प्रेशर भी जनरेट हो रहा है। तो ये वेपर्स जो होती हैं उस स्टीम में क्या कर रही हैं? उसको जो है सैचुरेट कर रही हैं, क्योंकि ना वेपर्स निकल रही हैं ना स्टीम रिलीज हो रही है। तो ये वेपर्स क्या कर रही हैं? ये स्टीम को सैचुरेट कर रही हैं ड्यू टू द कंटिन्यूअस बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉइलिंग ऑफ वाटर आपकी स्टीम बनती जा रही है, वेपर्स बनते जा रहे हैं, कहीं कोई एग्जिट नहीं है। तो ये जो स्टीम होती है ये सैचुरेट हो जाती है विद द प्रेजेंस ऑफ वेपर्स। यहां पे हम इस स्टेज पे इसको क्यों बोलेंगे ये सैचुरेटेड स्टीम है? क्योंकि लिक्विड फेज, ठीक है, वाटर की लिक्विड फेज प्लस गैसियस फेज जो है वो साथ में एक कंटेनर में बंद है, इसलिए हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए हम बोलेंगे जो स्टीम है वो सैचुरेटेड हो गई, उसकी वजह से जो है ऑटोक्लेव में प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि हम लोग इसमें कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर जो है रखते हैं ऑटोक्लेव करने के लिए। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, दूसरी बात, जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं ऑटोक्लेव में प्रेशर की, वो 1 एटमॉस्फेयर में नहीं, साई में यूज करते हैं, PSI। PSI का फुल फॉर्म पता है किसी को? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमारे जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो आइडिया होना चाहिए। सॉरी मैम, नहीं है आइडिया। नहीं दिया है? नहीं मैम, आप बताइए। PSI का फुल फॉर्म क्या है? साई। ATM पता है सबको? प्रेशर की यूनिट होती है। जी 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 मैम। साई की क्या, साई का फुल फॉर्म क्या है? पूर्णिमा आपको पता है? साई का तो मुझे भी नहीं पता। एक्चुअली मैम फिजिक्स में मैम जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो जैसे मैम पास्कल है या टोर है या बार है, तो जनरली ये वर्ड तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा जी, तो यूज करते हैं। क्या चीज? सबीर क्या बोल रहे हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जनरली यूज करते हैं और एटमॉस्फेयर ये सही तो सही। ये पहली बार आप लोगों ने सुना है PSI? मैम मैम is it botanical survey of India kind? PSI ये Sorry, I heard it wrong ma'am. I thought you said BSI. BSI नहीं, और BSI यार यूनिट कौन सी है भाई? BSI तो मैंने भी नहीं सुनी है। BSI यूनिट, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ की यूनिट है ये? क्यों भारतीय कहाँ की यूनिट है ये बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया? नहीं, Ma'am, it's pound per square inch. PSI ना? PSI यस, पाउंड स्क्वायर इंच। Inch, yes ma'am. ये यूनिट होती है जो हम लोग ऑटोक्लेव में जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रेशर रखते हैं वो होता है 15 PSI। 15 PSI रखते हैं। टेम्परेचर हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे हायर रखते हैं। टेम्परेचर हम लोग रखते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जनरली मैंने जैसे बताया मीडिया है, आपके कोई केमिकल्स हैं, उनको हम लोग 15 मिनट्स के लिए ऑटोक्लेव करते हैं। और अगर कोई हमें पता है कि हीट सेंसिटिव नहीं है, हमें इसको ज्यादा करना है, तो हम लोग इसका टाइम फिर मीडिया का या केमिकल का बढ़ा लेते हैं। ठीक, ग्लासवेयर करते हैं वो हम लोग 30 मिनट्स के लिए करते हैं। डिस्कार्ड करते हैं किसी मीडिया को तो हम लोग 30 मिनट्स के लिए करते हैं। तो इसकी जो कंडीशन, ऑप्टिमम कंडीशन जो रहती है, मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 15 PSI प्रेशर फॉर 15 मिनट्स। मैंने बताया कि ऑटोक्लेव में ऊपर एक निडल लगी रहती है जो कि शो कर देती है कि अब प्रेशर कितना आया।
आप जैसे ही उसमें स्टीम जनरेट होती जाएगी, प्रेशर क्रिएट होता जाएगा, वो 15 psi पे आके जैसे ही आ जाए आपको स्विच ऑफ कर देना है। अपना जो जहां से भी करंट जा रही है प्लग, वो स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रेशर वो डेंजरस होता है, वो ब्लास्ट भी करा सकता है ऑटोक्लेव को। 15 मिनट जैसे ही 15 psi जैसे ही प्रेशर आ गया, निडल ने शो कर दिया, आप ऑटोक्लेव ऑफ कर दीजिए। टाइमर उसमें रहता है, उसमें आपने 15 मिनट स्टार्टिंग में ही हम लोग सेट कर देते हैं 15 मिनट के लिए। जैसे ही वो टाइमर जो है धीरे 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 करके 0 मिनट पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या होता है, अपने आप ही वो धीरे धीरे उसका जो है ऑटोक्लेव पूरा प्रोसेस हो जाता है। फिर धीरे से आप उसकी अगर स्टीम है तो उसको रिलीज कर दीजिए और उसको कूल डाउन होने दीजिए। क्यों? क्योंकि अंदर इतनी ज्यादा वेपर रहती है, स्टीम रहती है, कि अगर आपने उसी गर्म कंडीशन में खोल दिया तो वो हीट बर्न कर देता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार यही चीज समझाने की कोशिश करती हूँ कि जाते ही कोई भी इंस्ट्रूमेंट हैंडल मत करिए किसी भी लैब में, उसको पहले देखिए। जैसे प्रेशर कुकर में आप एकदम से खोलेंगे तो क्या होता है, स्टीम आती है, यही चीज इसमें होता है, और ये तो ज्यादा डेंजरस होता है। तो धीरे धीरे वो कूल डाउन होगा, उसके बाद उसके सारे नॉब्स लूज करिए और अपना जो भी सामान है वो ग्लव्स पहन के निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडीशन कि किस कंडीशन पे हम लोग जनरली मैक्सिमम जो केमिकल्स होते हैं वो ऑटोक्लेव करते हैं। अब क्या होता है, ये फंक्शन कैसे करता है, जो किलिंग करता है ये फंक्शन कैसे करता है ऑटोक्लेव। जब हम इतने हाई टेम्परेचर पे दे रहे हैं तो आपको मतलब क्या लगता है कि कैसे जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता होगा, या कोई स्पोर्स है उनको डिस्ट्रॉय करता होगा? हम जैसे कि वो अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम कोई भी प्रोटीन मीडिया यूज कर रहे हैं तो वो डीनेचर ना हो जाए तो हम ऑटोक्लेव नहीं यूज करें। अब हमारे यहाँ बैक्टीरिया को किल करने का पर्पस ही ये है, तो वो उसके मतलब सेल वॉल के अंदर जाएगा एंड देन उसके बाद उसका प्रोटीन डीनेचर कर देगा, तो जिसकी वजह से द बैक्टीरिया विल डाई और एनी माइक्रोब। बिल्कुल, जो बैक्टीरियल सिस्टम होता है ना, उसमें का मेन स्ट्रक्चर पूरा प्रोटीन बेस्ड होता है। ठीक है, अब प्रोटीन बेस्ड मैंने बताया कि प्रोटीन जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। ठीक, हीट सेंसिटिव होने की वजह से क्या है, जब हम हायर हीट दे रहे हैं अंडर प्रेशर, तो जो ये बैक्टीरियल की प्रोटीन कंपोनेंट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बैक्टीरियल सिस्टम के पास ग्रो करने का कोई मीडियम नहीं रह जाता। इस तरह से ये फंक्शन करता है ऑटोक्लेव, कि डायरेक्ट ये किसको हिट करता है, ये हिट करता है आपके एंजाइम, बैक्टीरिया के एंजाइम सिस्टम को, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, बैक्टीरियल के प्रोटीन सिस्टम को, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो ये होता है इसका मोड ऑफ एक्शन, कि इस तरह से ये बैक्टीरियल ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम लोग अब इसमें देखेंगे कंडीशंस हमारी हो गई, आपका ये हो गया कि कैसे हमें करना है, मोड ऑफ एक्शन हो गया। अब इसमें से आप बताइए, आप लोगों को अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो फिर आप थोड़ा सा मुझे बताइए, बिल्कुल पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए, आप लोग के डाउट्स क्लियर होने चाहिए। मैं यहाँ आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए ही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या एटमॉस्फेयर और पीएसआई के बीच कोई रिलेशन है? रिलेशन है मतलब? जैसे हम कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक एटमॉस्फेयर में कितने पीएसआई होते हैं, या एक पीएसआई में कितने एटमॉस्फेयर होते हैं? ये 8 एटमॉस्फेयर में 14.7 psi होते हैं। 14.7? हाँ, ऑलमोस्ट ये जो 1 एटमॉस्फेयर होता है ना, ये 14.7 psi के इक्वल होता है। थैंक यू। और कोई डाउट है? पहले यहीं पे सब ये सब चीजें क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूछ लीजिए, आप लोगों को कुछ भी पूछना है। और सारी चीजें क्लियर हो रही है? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, पूछिए। जी मैम, जो आपने बताया इसमें हम लोग मतलब विद द हेल्प ऑफ वाटर हम इसको स्टरलाइज करना है यहाँ पे ना ऑटोक्लेव में।
हाँ, तो मैम मेरा सवाल ये है कि इसमें जो वाटर हम लोग यूज कर रहे हैं मैम, ये नॉर्मल टेप वाटर है या कोई खास किस्म का डिस्टिल वाटर नहीं है? नहीं, नॉर्मल टैप वाटर है, टैप वाटर है, ओके। नॉर्मल टैप वाटर है। बस होता क्या है ना, जैसे कि हिली रीजन्स में कैल्शियम ज्यादा होता है तो वो ऑटोक्लेव में कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है विद द एक्सटेंसिव यूज ऑफ वाटर एंड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑटोक्लेव, तो टाइम टू टाइम उसको क्लीन करना पड़ता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन ऑटोक्लेव या इंस्ट्रूमेंट या रिसर्च से रिलेटेड कुछ हो तो फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि मैं तो पढ़ाती जा रही हूँ लेकिन आपको भी ये चीजें क्लियर होना चाहिए। मैम, हाँ हाँ, एक क्वेश्चन मेरा था कि आप ये बोल रहे हैं कि 15 मिनट में हमें जो है टाइम देख के ऑफ कर देना चाहिए इसे। अगर मान लीजिए हम भूल गए तो इसमें जो ब्लास्ट होने के चांसेस है, तो इसमें टाइमर लगा होना चाहिए। जो आजकल ऑटोक्लेव आ रहे हैं ना वो ऑटोमेटिक है। वही मैम। हाँ, ये ऑटोमेटिक आ रहे हैं। वो पहले आते थे कि जो हमें घड़ी से बैठ के टाइम देखना है। आजकल जो ऑटोक्लेव आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक आते हैं। इनिशियली आपको जो है टाइमर उसमें सेट कर देना है, प्रेशर सेट कर देना है, वो अपने आप होता जाएगा और वो अपने आप ही वैसे ऑटो कट हो जाता है, जो एडवांस आ गए हैं। जी जी। और कोई क्वेश्चन पूछते रहिए, मुझे भी तो सही लगता है ना कि बस मैं पढ़ाती जा रही हूँ, मुझे भी लगे कि नहीं आपको भी कुछ क्वेरीज हैं, थोड़ा इंटरेस्ट आप लोग ले रहे हैं इस तरह से करके। रिसर्च मैडम कुछ बताइए। जी हाँ। हाँ मैडम, जैसे वैसे तो समझ में तो आ रहा है मैडम, इट मे बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स इसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर मतलब। मैं आप लोगों को स्लाइड्स दे दूंगी, उसमें से आप देख लीजिएगा, उसमें से आप देखेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। हाँ वो है एक्चुअली, अभी आज थोड़ा सा प्रॉब्लम नेटवर्क की काफी ज्यादा प्रॉब्लम मेरे यहाँ भी है, तो इस वजह से इसमें स्लाइड पता नहीं क्यों शेयर नहीं हो पा रही है, नहीं तो मैं आपको उसी के थ्रू ही बताती। स्लाइड शेयर नहीं हो पा रही है मेरे इसमें सिस्टम में ना, नहीं तो मैं उस तरह से आप लोग को बताती तो आप लोग को ज्यादा क्लियर हो जाता वो। और कोई क्वेश्चन? मैम ना पीपीटी आप हमको भेज दीजिए, हम शेयर करते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं आपको सर आपको बिल्कुल भेज दूंगी मैं। हम यहाँ शेयर कर देंगे, आप या तो प्रेजेंट भी वहीं से कर सकती हैं, हम यहाँ शेयर करते हाँ हैं। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं भेज देती हूँ, मैं देखती हूँ। एक्चुअली बार बार वो नेटवर्क इतना डिस्टर्ब हो रहा है ना। जी मैम। बिल्कुल मैं भेज दूंगी आपको, इसी में देखती हूँ मैं, अगर शेयर हो जाता है तो मैं खुद ही चाह रही थी कि मैं उसी में ही दिखाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा है somehow, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। और कोई क्वेश्चन है आपके पास? नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा, हाँ जी मैम अगर कोई है तो उसमें ऑटो का यूज। भारती, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैथमेटिक्स के फील्ड में तो क्या एप्लीकेशन है मैम? नहीं, अभी भी मैं नहीं सुन पाई, आपने क्या बोला? भारती प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। आपने चैट बॉक्स का यूज कर लीजिए, चैट बॉक्स का प्लीज भारती जी। हाँ ओके सर, ओके। भारती, आप क्वेश्चन अपना डाल रही हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? भारती की आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी मैम, ये पूछना चाह रही है। मैम आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही है, बोलिए। मैम भारती जी ये पूछना चाह रही है कि ये ऑटोक्लेव का मैथमेटिक्स में क्या एप्लीकेशन है? ऑटोक्लेव का मैथमेटिक्स में ऐसा डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन, डायरेक्ट क्या कोई एप्लीकेशन नहीं है आपका। ऑटोक्लेव का जो मेन एप्लीकेशन मैंने बताया स्टरलाइजेशन के लिए है, जिसमें आप अगर कोई केमिकल यूज कर रही हैं या कोई मीडिया यूज कर रही हैं, कोई भी छोटे छोटे जो लैब में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फॉरसेप्स हो गए, स्पैचुलास हो गई, ग्लास वेयर्स हो गए, इस सब के लिए, प्लास्टिक वेयर्स हो गए, इन सबको स्टरलाइज करने के लिए जो है ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट हमने आपको
ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल समझा दिया, मोड ऑफ एक्शन बता दिया। ऑटोक्लेव का डिसएडवांटेज मैंने बताया कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऑटोक्लेव का क्या है, जो केमिकल्स जो रिएजेंट्स हीट सेंसिटिव हैं उसके लिए ऑटोक्लेव जो है यूजफुल नहीं है। वो उसका फिल्ट्रेशन हम लोग को उसका स्टरलाइजेशन हम लोग को फिल्ट्रेशन के थ्रू ही करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है क्या पोर साइजेस हैं, किस पोर साइज के फिल्टर से हमें फिल्ट्रेशन करना चाहिए। जनरली हम लोग जो है जो हार्मोन्स के सॉल्यूशंस होते हैं, जो विटामिन के सॉल्यूशन होते हैं, उसके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग करते हैं, जिसमें फिल्टर पेपर बहुत ही स्मॉल माइक्रोमीटर साइज के होते हैं, उससे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर जैसे मैंने बताया कि अब कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें अगर ऑटोक्लेव करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, जो मैंने पहले भी आप लोग को समझाया कि सबसे पहले हमें अपना सैंपल प्रिपेयर करना है अच्छे से। ग्लास जो भी ग्लास वेयर्स हैं या जो भी बॉटल्स हैं, जो भी रेजेंट्स आपने बनाए हैं, जो भी केमिकल्स बनाए हैं, उन सबको प्रॉपरली लिड क्लोज करनी है, टाइट करनी है। उसके बाद हमको उसके बाद जब हम अपना पूरा सैंपल प्रिपेयर कर लेंगे तो हम ऑटोक्लेव के पास आएंगे। ठीक है, ऑटोक्लेव के पास आने में सबसे पहला काम हमारा रहता है कि हम सारे वाल्व चेक करें। जहां से हम स्टीम निकालते हैं, रिलीज करते हैं, वो वाल्व जो है एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, उस वाल्व को हम पूरा प्रॉपर टाइट करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है जो हमारा वाटर लेवल है उसको चेक करें। ऑटोक्लेव में इंटरनली मार्क रहता है, उसमें जो है दिखाई पड़ता है कि हमें वाटर लेवल कहाँ तक देना है। तो वो वाटर लेवल हम लोग नॉर्मली कनेक्शंस रहते हैं ट्यूब के टैप से, उससे वाटर लेवल पूरा डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ तक हमें डालना है। पानी भर दिया हमने, उसके बाद एक स्टैंड रहता है स्टील का, उसमें हमने अपने सैंपल सारे रख दिए, जो भी हमारा पैक्ड है उसको रख दिया। फिर उसकी लिड बंद करी, जो हमारा ऑटोक्लेव है उसकी लिड बंद करी, सारे स्क्रूज उसके जो होते हैं खूब अच्छे से टाइट किया, जिसमें कि प्रेशर हमारा लीक ना हो, रिलीज ना हो, इसलिए उसको खूब अच्छे से टाइट किया। टाइमर लगा दिया, टाइमर सेट कर दिया। उसके बाद हम अपना जो है देखते हैं कि ये बीच बीच में ऐसा नहीं है कि ये ऑटोक्लेव आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक है तो हम उसको बस छोड़ दिए और चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है, इसको बीच बीच में देखते रहना पड़ता है। और ये भी है कि अगर लाइट चली गई, जनरेटर सिस्टम नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रेशर उसमें बना है वो पूरा बना भी था, 15 साई आया भी था कि नहीं आया था। ये सबसे बड़ा जो है आपको ध्यान देने वाला पॉइंट है कि सपोज आपने ऑटोक्लेव लगा दिया, उसके बाद किसी भी समय आपकी लाइट चली गई, अब ऑटोक्लेव तो बंद है, आपको क्या पता कि आपने उसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, ऑब्जर्वेंट नहीं रहे आप, तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं कि वो 15 psi पे प्रेशर आया था कि नहीं आया था। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बीच बीच में देखते रहना चाहिए उसको। ऑटोक्लेव ठीक है, ऑटोमेटिक है, सब कुछ है, लेकिन सपोज ये कभी हो सकता है कि जनरेटर नहीं चल पा रहा है, हमारा नहीं जो है प्रॉपर वे में काम चल पा रहा है। क्यों? सपोज आप ये मान के चलिए अगर आपका 15 प्रेशर आ चुका है, 15 साइड प्रेशर आ चुका है, 10 मिनट ऑटोक्लेव हो चुका है, उसके बाद लाइट चली गई है, तो आप क्या करेंगे? आप उस सिचुएशन में आप किस तरह से क्या सोचेंगे कि आपके जो रिएजेंट्स या केमिकल्स हैं वो ऑटोक्लेव हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं? आप उस समय क्या सोचेंगे? आप बताइए, आप क्या करेंगे उस समय? सपोज 10 मिनट के लिए हो गया आपका, ठीक है, आपने देखा 10 मिनट हुआ, लाइट चली गई, तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए? उसको वहीं स्टॉप कर देंगे या फिर से लगाएंगे? आप क्या करेंगे? कुछ आइडियाज दीजिए आपको, जो अब इतना सब कुछ सुनने के बाद या ऑटोक्लेव के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया, स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा समझ में आया, तो इस स्टेज पे सडनली ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई तो आप उसको कैसे फेस करेंगे? ये तो जनरल क्वेश्चन है, ये हमारे किसी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ये तो जस्ट एक। मैम आइडियली तो उसको फिर से ही करना पड़ेगा क्योंकि हमारा टाइम तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, दैट मींस स्टेरिलाइजेशन कंप्लीट हो नहीं पाया है। सो विल स्टार्ट द प्रोसेस अगेन एंड वी विल मेक इट श्योर कि वो 15 मिनट्स तक रन हो। फिर और नेक्स्ट, और आप लोगों को क्या आइडिया आ रहा है दिमाग में, क्या करेंगे? हम उसको बंद कर देंगे वहीं पे या फिर नेक्स्ट करेंगे, कैसे करेंगे?
कुछ तो बोलिए आप लोग, कुछ थोड़ा सा आइडिया दीजिए, कुछ अपने मन से कुछ भी, मतलब कुछ बताइए सोच के। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है सबके आंसर सही हो या सबके आंसर गलत हो, आप लोग कुछ भी सोच के बताइए। क्या करते हैं हम लोग घर में जनरली, अगर कुछ चीजें बना रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कोई आंसर नहीं है? कुछ तो बोलिए आप लोग, कुछ भी नहीं बोलना किसी को कि नहीं फिर से करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो बताइए। मैम रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा दोबारा। और कोई? मैम मुझे भी लगता है कि दोबारा ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 लोग हो गए फिर से करने वाले। कोई ऐसा भी है कि नहीं अब वहीं पे स्टॉप कर देना है 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के बाद? चलिए अच्छा, अब मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, आप लोग का अपने आप में ओपिनियन एकदम सही है कि अगर 10 मिनट्स हुआ है तो हमें वहीं पे फिर से हमें रीस्टार्ट करना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है आप लोग, लेकिन कंडीशन यहाँ ये अप्लाई होती है कब आप रीस्टार्ट करेंगे। अगर आपका कंपोनेंट 10 अगर ऐसा है, सिंपल जो है सॉल्ट कंपोनेंट्स हैं, तो आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वही मैंने बताया, जैसे सोडियम का कोई सॉल्ट्स है, पोटेशियम के कोई सॉल्ट्स है। अगर इस तरह के सिंपल सॉल्ट्स का आपने सोल्यूशन बनाया है तो आपको रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए 10 मिनट्स भी सफिशिएंट है। 10 मिनट्स सफिशिएंट है, नॉट लेस देन 10 मिनट्स। लेकिन अगर आपका कोई शुगर कंपोनेंट है जिसमें आपने शुगर डाला है या नाइट्रोजन सोर्स ज्यादा है, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है, तो आपको ये फिर से करना पड़ेगा। लेकिन फिर से करने की कंडीशन ये होती है कि जरूरी नहीं है कि वो फिर से स्टेरलाइज हम कर रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी केमिकल्स की मेंटेन रहे। क्योंकि इसको आप कैसे कंफर्म करेंगे? जब भी आप कोई भी केमिकल निकालते हैं, जो उसके बॉक्सेस होते हैं, उसमें आप देखिए कि उसमें लिखा रहता है वार्निंग में कि किस टेम्परेचर पर ये जो है सॉल्ट स्टेबल है, ये आपका जो है डिस्ट्रॉय डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर कंफर्मेशन। तो एक ये स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी केमिकल उठा रहे हैं उसमें आप देखिए, उसमें वार्निंग्स लिखी रहती है किस टेम्परेचर पे उसे स्टोर करना है, उसके लिए किस टेम्परेचर तक ये हीट स्टेबल है, हीट सस्टेन कर सकता है। उसको देखिए, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेता है। फिर मैं आपको ये बोलूंगी, अगर नॉर्मल सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और भी कई सारे सॉल्ट कैल्शियम के हो गए, तो वो 10 मिनट के लिए सफिशिएंट है। लेकिन कोई शुगर बेस्ड कंपोनेंट है जिसमें हमें ये लगता है कि बैक्टीरियल की ग्रोथ ज्यादा इजीली हो जाएगी, तो उसको एक ऑप्शन है कि आप रीस्टार्ट करें 15 मिनट्स के लिए। तब रीस्टार्ट करें जब आप उसमें देख लें कि आपकी इसमें वार्निंग क्या दी हुई है। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है कि आप फिर से रेजेंट्स बनाएं, फ्रेश बनाएं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपने मान लीजिए रीस्टार्ट करके वही यूज कर लिया, फिर इन केस किसी और भी मिस्टेक से या उसी की मिस्टेक से आपके रिजल्ट नहीं सही आए, तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि मैंने इस तरह से ऐसे किया था, इस वजह से शायद ये रिजल्ट हमारे सही नहीं है। तो ये सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स होते हैं जो आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखने पड़ेंगे रिसर्च करते समय। हमेशा याद रखिए, कोई भी ऐसा सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ इजीली होती है, उसको आपको पूरा स्टेरलाइज करना है। वो 20 मिनट्स भी हो जाएगा इन केस, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसमें शुगर कंटेंट रहते हैं या नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा रहते हैं। और सिंपली अगर कोई भी सॉल्ट्स हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स हैं, सोडियम का, पोटेशियम का और जो है कैल्शियम का, तो वो 10 मिनट्स भी अगर आपने प्रॉपर स्टेरलाइज हो गया है, 15 मान लीजिए 15 psi प्रेशर आ गया है, तब तक 10 मिनट हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, आप जब लगाए, आपने देखा पूरा हो गया, आपका सारी चीजें आ गई। स्टीम को जो है जब हम लोग निकालते हैं, जब हमने स्टीम उसमें बनना शुरू होती है, तो हम क्या करते हैं, नीचे भी एक स्टीम रिलीज का एक पॉइंट होता है, नोजल होता है, उसको थोड़ी समय के लिए हम लोग लूज रखते हैं। एक तो ऊपर होता है जैसे प्रेशर कुकर में होता है, ठीक है, एक नीचे की तरफ बॉटम के साइड में होता है। उसको क्या करते हैं, जो नोजल होता है उसको थोड़ा सा लूज रखते हैं स्टार्टिंग में,
जब हमारी हीटिंग स्टार्ट होती है, क्यों लूज रखते हैं? क्योंकि उसमें से जितनी भी एयर अंदर है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने कंसेप्ट की बात करी थी, एयर बेस्ड फिल्ट्रेशन, जो एयर अंदर है वो हमारी बाहर निकल आए। वो अगर ओपन रहेगी तो जो स्टीम बन रही है वो स्टीम के साथ बाहर आएगी, स्टीम रिलीज होती जाएगी, वो एयर भी बाहर आ जाएगी। कब तक उस एयर को हमें बाहर जो है रिलीज करना है? जब तक कि उस नोजल पॉइंट पे छोटे छोटे उसके वेपर्स के बबल्स ना आने लगे। जैसे ही वो बबल्स आना बंद हो जाए, आप मुश्किल से ये समझ लीजिए जैसे ही हीटिंग स्टार्ट होती है, कुछ मिनट्स 1-2 मिनट्स के लिए वो जो है आपकी एयर बाहर निकल आती है सारी उस नोजल से, और बबल्स आना शुरू हो जाते हैं कुछ मिनट्स में। उसके बाद उस नोजल को हम लोग टाइट कर देते हैं। और फिर क्या है, फिर हमें बीच बीच में ये भी चेक करना है कि प्रेशर हमारा पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसा तो नहीं फिर कोई चीज लूज हो गई है या हमारा जो है वो हमने प्रॉपर वो टाइट नहीं किए करे हैं स्क्रूज जो उसमें उसके लिड में लगे रहते हैं। ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। और ऑटोक्लेव हमारा हमेशा क्लीन रहना चाहिए, हमेशा क्लीन रहना चाहिए। और पानी उसका आपको लगता है कि नहीं गंदा हो रहा है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, उसको पानी को रिमूव करके फ्रेश पानी उसमें डालना चाहिए। इसके अलावा जो भी ओपनिंग्स हैं वो सारी प्रॉपर मतलब टाइट होनी चाहिए। जो भी ओपनिंग्स हैं इसमें कहीं से भी स्टीम नहीं निकलना चाहिए। और जो कि पूरा जो चैम्बर ऑटोक्लेव का होता है वो पूरा का पूरा अच्छे से क्लीन होना चाहिए, तब आप उसमें अपना सैंपल रखिएगा। और वाटर लेवल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वाटर नहीं है तो जो आपके जो उसमें वायर्स लगे रहते हैं, जो जो हीटिंग जनरेट करते हैं, जो कॉइल्स लगे रहते हैं, वो आपके जल जाएंगे और ऑटोक्लेव आपका पूरा बेकार हो जाएगा। ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो हमें ऑटोक्लेव करते समय ध्यान रखना चाहिए। जो जाते ही, मैं फिर से ये कहूंगी कि जाते ही आप कोई लैब में इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करने के चक्कर में मत रहिए। आप लोग धीरे धीरे सीखिए और फिर उसको हैंडल करिए। ऑटोक्लेव बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो मैंने बताया स्टरलाइजेशन का, लेकिन इक्वली दैट इज वेरी डेंजरस भी है और ये केयरफुली हैंडल भी करना चाहिए। तो ये आज का पूरा हमारा ऑटोक्लेव का पूरा कंसेप्ट था। क्या इसका प्रिंसिपल होता है, क्यों हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हमें इसमें यूज करना है, कैसे ऑटोक्लेव करने के लिए हमें अपने सैंपल्स जो है उसको रेडी करना है, कितने टाइम के लिए हमें करना है। ये सब आई होप कि ये आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत जरूर क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज you all are free to ask any questions regarding the research, regarding the PhD, and regarding the topic, regarding the instrumentation. Any questions? आप लोग को अभी भी कोई डाउट है अपनी PhD को लेके, आप लोग कोर्स वर्क कर रहे हैं तो आप लोग को अभी भी अपने वर्क को लेके या अपनी चीजों को PhD के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन जो मैं आपको पार्ट बता रही हूँ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब कोई नया सीखने को मिलता है तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब चीजों को। और जब आपको थोड़ी सी भी नॉलेज लेके आप लैब में जाएंगे या कोई भी लैब है, वही जैसे मैंने बताया कि आप थ्योरेटिकल करना चाहते हैं या आप पूरा लैब वर्क करना चाहते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी नॉलेज के साथ आप जाते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, हाँ मैंने ये सुना है या मैंने देखा है या मैंने हैंडल किया है, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ। जैसे ये पूर्णिमा है, मुझे लगता है कि इसने हैंडलिंग करी है। पूर्णिमा, आपने ऑटोक्लेव पे हैंडलिंग करी है? मैम ऑटोक्लेव हैंडलिंग हमसे डायरेक्टली नहीं करवाते थे क्योंकि हमारे जो लैब में असिस्टेंट थे वो करते थे, बट ये था कि जब वो करते थे तो हम बेसिक चीजें जैसे अपनी सैंपल प्रिपरेशन उनको करके दे देते थे, लेकिन उसकी हैंडलिंग के लिए एक अलग पर्सन थे, डायरेक्ट हैंडलिंग नहीं की है मैम। हाँ, डायरेक्ट नहीं करने देते हैं, वहाँ पे लैब अटेंडेंट्स होते हैं वो करते हैं, या फिर जब आप करते करते अच्छे से सीख जाएं तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लेटर ऑन। यस मैम।
हाँ लैब हमारे मैम सीनियर्स करते थे, बट शुरू में हमें अलाउड नहीं था सीनियर्स नहीं करते होता है, थे। बिल्कुल नहीं होता है, जी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। तो होता क्या है, करते करते चीजें आ जाती हैं, तब आप पे रिलाई करते हैं। लैब अटेंडेंट्स भी तभी रिलाई करेंगे और सीनियर्स भी तभी रिलाई करेंगे। यस मैम। तो इसलिए ये सब प्रोसेस ग्रेजुअली आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आते हैं कि कैसे कैसे करना है, कैसे आप लोग जब भी लैब में करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो कोई भी काम करेंगे, इवन कोई सॉफ्टवेयर भी रन करेंगे, कोई भी स्टैट्स भी लगाएंगे, तो भी वो धीरे धीरे आपको उसका डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे अरेंज करना है, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप ही आएंगी, एकदम से आपको कोई भी चीज नहीं आएगी। तो इसलिए डायरेक्टली यूज करने को नहीं देते हैं, हैंडलिंग करने को नहीं देते हैं लैब्स में।